हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल प्यारे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक यू ऑल आर ओके। 2 चैप्टर करवा दिए हैं। देखो, मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर 2019 जेईई मेंस के क्वेश्चंस आज या कल तुम्हें रखो अपलोड होके मिल जाएगा, ठीक है? अपलोड में डाल दिया, मिल जाएगा, इस लेक्चर से पहले मिल जाएगा। करना जरूर क्वेश्चन, अगर मैथ्स है तो जेईई मेंस वाले क्वेश्चन करने जरूरी है ना? अब आए हुए तो भी करो, थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक समझ में आएगा तुम्हें, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। तो भाई तत्वों का वर्गीकरण करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो हमने कहा स्टार्टिंग में क्या था, थोड़े बहुत एलिमेंट्स से डिस्कवर्ड थे, है ना? मतलब 10, 15, 20 मान लो, फिर 25 मान लो, फिर 30 मान लो, बहुत ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर थे नहीं। तो हमने क्या किया, बस उसको ऐसे बांट दिया। या हमने नहीं, फादर ऑफ द केमिस्ट्री लेवोशियर नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि भाई आपके पास अभी थोड़े बहुत एलिमेंट है, तो आप ऐसा करो, इसको 2 पार्ट्स में बांट दो, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो हमने कहा ठीक है। बाद में धीरे धीरे क्या हो गए, नए नए एलिमेंट्स खोजे जाने लगे। तो हम कहेंगे, मान लो 1800 सदी की बात करूं, तब तो 30-31 तत्व ही थे, लेकिन 1865 में आते आते 63 एलिमेंट्स थे। 63 एलिमेंट तो बहुत ज़्यादा हो गए। अब 63 एलिमेंट को व्यवस्थित क्यों करना है? तो व्यवस्थित इसलिए करना है क्योंकि मुझे एक जैसे कैरेक्टर, एक जैसे गुणों वाले तत्व जो है वो मुझे साथ में चाहिए। उनको आप अलग अलग मत रख दो। जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है उनको साथ में रखो, जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही है उनको अलग अलग रखो, है ना? लाइक जैसे देखो, मान लो रिसर्च करनी है, या मुझे है ना, मान लो मैंने आपको पहले ही बताया था, शायद इंग्लिश में बताया होगा, मान लो मुझे साबुन बनाना है, तो साबुन का फॉर्मूला सोडियम स्टीरिएट, मान लो सपोज एग्जाम्पल ले लो, साबुन का फॉर्मूला क्या, तो हम कहेंगे सोडियम स्टीरिएट। ओके, तो भाई सोडियम स्टीरिएट जो है वो वॉशिंग सोप है, कपड़े धोने का साबुन है। अब मैं कह रही हूँ कपड़े धोने का साबुन है ना, थोड़ा हार्ड होता है, हार्श होता है, मतलब स्किन थोड़ी खराब हो जाती है। तो हम कहें नहीं, साबुन तो चाहिए पर नहाने लायक चाहिए। तो अब सोप फॉर्मूला तो मिलता जुलता ही रहेगा, ज़्यादा 19-20 हम कर नहीं सकते, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा ढूंढना है कि भाई जो हार्श है वो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है, उस कैरेक्टर को मैं दूर कर दूँ। तो मान लो सोडियम नहीं लूँ और उसकी जगह क्या लूँ कि साबुन भी बढ़ जाए, सफाई भी हो जाए, क्लिनजिंग भी हो जाए और हमारी स्किन को डैमेज ना करे। तो हम कहेंगे सोडियम से मिलता जुलता कुछ ले लो, वॉशिंग सोप और बाथिंग सोप, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन। तो बताओ तो सही मैच क्या करेगा? तो अब मैं कहूँ नहीं, पूरा इतने सारे एलिमेंट ढूंढ लो। तो ढूंढ कैसे लो आप, है ना? प्रॉपर मुझे कुछ अरेंजमेंट करके दो कि भाई ये नहीं है तो ये काम में ले लो, ये नहीं है तो ये काम में ले लो, तो हम चला लें। भाई चाकू नहीं है तो कैंची ले लो, और कैंची नहीं है तो चाकू ले लो, दोनों नहीं है तो कटर ले लो, कुछ मिलता जुलता तो दो, है ना? आप ऐसे तो नहीं कहोगे ना कि चाकू नहीं है तो ऐसा करो कि बेलन ले लो, ये क्या बात है? बेलन नहीं है तो ऐसा करो लकड़ी ले लो, मिलता जुलता तो दोगे ना, ऐसे कैसे होगा? तो व्यवस्था करनी जरूरी है, एलिमेंट्स को अरेंज करना क्या है, जरूरी है। तो है ना, हमने क्या किया, अलग अलग तरीके से तत्वों को व्यवस्थित किया। अच्छा, साबुन वाला एग्जाम्पल, तो सोडियम स्टीरिएट वॉशिंग सोप, कपड़े धोने का साबुन, और पोटेशियम स्टीरिएट ले लिया ना, तो वो बाथिंग सोप, नहाने का साबुन, कम कठोर होता है, थोड़ा हार्श कम होता है, स्किन फ्रेंडली होता है। ठीक है, बढ़िया। तो मुझे किसी ने बताया ना कि भाई सोडियम पोटेशियम एक जैसे कैरेक्टर रखेंगे, दोनों धातु है, दोनों की संयोजकता एक है, दोनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना? तो हम कहेंगे हाँ प्रॉपर्टीज मैच थी तो रिप्लेस करना ईजी हो गया। तो कुछ मिलता जुलता बताओ, तो मिलता जुलता तो कैसे बताएंगे? जब व्यवस्था होगी तो बताएंगे, हमारे पास व्यवस्था ही नहीं होगी तो कैसे होगा? तो व्यवस्था करना समझ में आ गया आज के ज़माने में कितना जरूरी। तो आज जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है, धीरे धीरे डिस्कवरी हो रही थी, तो उन्होंने कहा जो खुल तो रहे, नए नए एलिमेंट्स रोज डिस्कवर हो रहे, तो हम क्या करते हैं, इनको व्यवस्थित करते हैं। तो सबने अपना दिमाग लगाया, चलो व्यवस्थित कर लेते हैं। तो पहले लेवोशियर, तो उसने कहा मेटल और नॉन मेटल, बाद में तुम्हें पता ही है मेटल नॉन मेटल, मेटलॉइड भी तो होते, उपधातु भी तो होते। तो फिर हमने कहा नहीं, ऐसे मत जमाओ, मेटल नॉन मेटल सेट नहीं हो रहा। तो सबसे पहली जो संकल्पना आई, दैट इज प्राउट कॉन्सेप्ट। तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम जमा रहे हैं तो प्राउट संकल्पना। कुछ बुक्स में दिया है, कुछ में नहीं दिया है, क्योंकि बिल्कुल भी सेट नहीं होता। अब प्राउट क्या कहता है, तो प्राउट कह रहा है जितने भी एलिमेंट्स है सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। प्राउट के अनुसार जो भी एलिमेंट आपने देखा है ना, वो हाइड्रोजन से बना। अब ये क्या बात हुई, हाइड्रोजन तो समझ में आ रहा है। मान लो मैं तुम्हें कहूँ यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, तो अगर मैं प्राउट कॉन्सेप्ट लगाऊं तो यूरेनियम में 92 हाइड्रोजन होने चाहिए। ये तो सेट नहीं हो रहा भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 92 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए? मतलब तो कैरेक्टर भी मैच करा लो, तो फ्लॉप हो गया, है ना? अब प्राउड का सेकंड पॉइंट था कि भाई कोई भी एलिमेंट का मास, किसी भी तत्व का भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का n टाइम्स होता है, n गुना होता है, n की वैल्यू 1 2 3 4 और
आगे रख दो आप। तो हम कहेंगे ओके, कोई भी एलिमेंट का मास हाइड्रोजन के मास का n टाइम होता है, तो हाइड्रोजन का मास तो 1 है, यानी किसी भी तत्व का भार 1 का दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 1 2 3 4 5 6 से होगा। डेसिमलों में, दशमलव में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा। तो हम कहेंगे क्लोरीन, क्लोरीन 35.5 होता है ना। फिर हम कहेंगे कॉपर 63.5 होता है, पोटेशियम 39.9 होता है। तो फिर गड़बड़ हो गई। बस, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सिंपल सिंपल चीज है ना। तो देखो, पहले तत्वों का वर्गीकरण, तो सन 1800 तक कितने एलिमेंट थे, तो 31। 1865 तक कितने पहुंच गए, 63। आज 118 से भी ज्यादा, है ना। 118 सब अपना मैन मेड है, सिंथेटिक है, नेचुरल कुछ भी डिस्कवर नहीं हो रहा है, सारे के सारे प्रयोगशाला में बनाए गए तत्व है। ठीक है, तो 118, 119, 120 मान लेते, कोई टेंशन तो है नहीं। अब तो नाम देने का भी सिस्टम चेंज हो गया है कि आपको एलिमेंट्स को IUPAC नाम देना है, आप जगह वगैरह के हिसाब से नहीं रख सकते हो, क्योंकि एक ही समय में 2 अलग अलग कंट्री में सेम एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है ना, इस तरह से। तो हम कहेंगे ओके, पहले तो 25-30 थे तो कोई ज़्यादा टेंशन थी नहीं, फिर बढ़े तो टेंशन बढ़ी, तो सबने अपना दिमाग लगाया। तो पहले दिमाग लगाया प्राउट ने, है ना। तो तत्वों को उनके गुणों में समानता और असमानता के आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे क्लासिफिकेशन, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो तत्वों को उनके गुणों में समानता और असमानता, सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। पहला क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, प्राउट कॉन्सेप्ट, प्राउट संकल्पना। अब बात समझ में आ रही तुम्हें। प्राउट कह रहा है ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, सभी के सभी तत्व किससे बने, तो भाई हाइड्रोजन से बने हैं। और कोई भी एलिमेंट का जो मास है, परमाणु भार है, वो हाइड्रोजन के परमाणु का n टाइम्स है। n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो। फिर हम कहेंगे नहीं आए तो बेकार, ऐसे सेट नहीं हो रहा है कि भाई सबके सब हाइड्रोजन से मिलके बने। छोड़ो, कोई भी हाइड्रोजन से मिलके नहीं बना है। और बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उनके एटॉमिक मास, उनके परमाणु भार तो डेसिमल में है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि भाई क्लोरीन का परमाणु भार, तो आप कहोगे क्लोरीन तो 35.5 है ना। फिर मैं आपको कहूँ कॉपर का परमाणु भार, तो वो 63.5 है। तो फिर तो नहीं सेट हो रहा। ठीक है, जाने दो फिर, है ना। इसके बाद किसने दिमाग लगाया, तो हम कहेंगे इसके बाद कॉन्सेप्ट आया डोबेरीनर, डोबेरीनर का त्रिक का नियम। अब डोबेरीनर कह रहा है कि भाई चलो ये तो काम का नहीं है, ऐसा करता हूँ 3 एलिमेंट छांट लेता हूँ जिनके कैरेक्टर मुझे सेम लग रहे, 3 तत्वों का समूह बना लेता हूँ जिनके गुणों में समानता है, और चाहे भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण। ठीक है, तो हमने कहा ओके चलो 3 तो बनाए, तो 3 के ग्रुप्स बनाए हैं जिनके गुणों में समानता है, चाहे भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो। और इन 3 के कॉम्बिनेशन को, इन 3 तत्वों के युग्म को त्रिक बोलना है, ट्रायड बोलना है, त्रिक बोलना है। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है कि भाई देखो इस त्रिक के अंदर पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, इनके परमाणु भार का औसत निकालूं, एवरेज निकालूं, तो वो मिडिल एलिमेंट के परमाणु भार के बराबर आएगा। देख लेना, यानी ये ट्रायड सही है, इनके कैरेक्टर सेम है, चेक कर लेते। तो देखो नेक्स्ट है डोबेरीनर का ट्रायड लॉ, त्रिक का नियम। तो डोबेरीनर ने क्या किया, तो भाई डोबेरीनर ने समान गुणों वाले तत्वों को 3 के ग्रुप में बांटा। इस ग्रुप को इसने ट्रायड या त्रिक नाम दिया। और डोबेरीनर का मानना है कि किसी त्रिक के अंदर, ट्रायड के अंदर पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है, मैं साइड में हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। तो वही ओके, समझ में आ गई बात। क्या किया डोबेरीनर ने, तो हम कहेंगे 3 का ग्रुप बनाया। कौन से 3 का ग्रुप, तो इसने कहा देखो मुझे इनके 3 कैरेक्टर, ये 3 एलिमेंट्स है, इनके तत्वों के गुण मुझे क्या लग रहे, समान लग रहे। 3 तत्व लिए जिनके गुण इसको क्या लगे, समान लगे। तो ये कह रहा है देखो इनके गुण समान है, इनको एक साथ रख लेता हूं, है ना। और इसको नाम दे दो ट्रायड, इसको नाम दे दो त्रिक। अब त्रिक में पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत निकालो, पहले और तीसरे के भार का एवरेज निकाल दो, है ना। वो मिडल के बराबर आएगा या लगभग बराबर आ जाएगा। और आ रहा है तो फिर इनके कैरेक्टर भी क्या है, सेम है। चेक कर लेते, देखो। तो मान लो आपके पास है एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रायड, त्रिक के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रायड, त्रिक के उदाहरण।
त्रिक के उदाहरण। अब देखो हम पहला ट्रायड जो लेते हैं वो हमने ले लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो हम कहेंगे ठीक है, आज की पीरियोडिक टेबल में भी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को तो साथ में रखा है ना। हमने ग्रुप 1 पढ़ेंगे अभी। हाँ ली ना की रब से फरियाद, तो ली ना की, लिथियम सोडियम पोटेशियम, बात तो ठीक लग रही है ना। तो ये कह रहा देखो इनके कैरेक्टर सेम है और परमाणु भार, तो बच्चे लिथियम का परमाणु भार 7 और पोटेशियम का परमाणु भार 39, इनके परमाणु भार का औसत निकालो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, औसत निकाल देते हैं, इनके परमाणु भार का औसत, औसत परमाणु भार। ओके, कितना आया, तो 7 और 39 ऐड कर दो, 7 + 39 डिवाइड बाय 2, तो 46/2 कितना हुआ, 23। तो सोडियम का 23 होता ही, चेक कर लो सोडियम का परमाणु भार। तो हम कहेंगे हाँ भाई सोडियम का परमाणु भार 23 है, कोई दो राय नहीं है इसमें। सोडियम का परमाणु भार और वो कितना है, तो हम कहेंगे वो है 23 यूनिफाइड मास। तो सेट हो गया भाई, ट्रायड बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, और देखते हैं। तो देखो ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। तो डोबेरिनर का दूसरा ट्रायड तो कह रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले लो। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बच्चे क्लोरीन का परमाणु भार तो 35.5 है ना, आयोडीन का परमाणु भार तो 127, औसत है तो 2 से डिवाइड करो, तो ये कितना हो गया, 127, 28, 29, 30, 32, तो 132 162.5 कर दूं डिवाइड बाय 2, है ना। तो औसत जो आ रहा है बच्चे, वो औसत आ रहा है आपका कितना आया, 162.5 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज कितना आया, तो हम कहेंगे एवरेज आया 81.25। कितना है एवरेज, 81.25। तो ब्रोमीन के तो 3 समस्थानिक है, ब्रोमीन 80, 81 और 82, तो अब 81.25 लाया एवरेज, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो मैच कर रहा है। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये भी मैच कर रहा है ना। ब्रोमीन का नियर अबाउट 80 मानते हैं, 80 होता है, 81 वाला भी होता है, 82 वाला भी होता है, तो ये भी ट्रायड ठीक लग रहा है। और एग्जाम्पल देखिए डोबेरिनर का, अगर और कोई एग्जाम्पल देखें अदर ट्रायड, तो देखो एक और ट्रायड है आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, है ना। कैल्शियम का परमाणु भार 40 और बेरियम का 137, एवरेज निकाल देते हैं, औसत परमाणु भार। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु भार, तो देखो 40 और 137, इसका एवरेज निकाल दो, तो बोल कितना हो गया, 180 में से 3 कम कर दूं तो 177 डिवाइड बाय 2, तो ये 8.5। ठीक है, तो 88.5 और स्ट्रोंशियम का होता कितना है, तो स्ट्रोंशियम का 88 तो होता ही, तो मैच कर रहा है, तो ये भी ठीक लग रहा है ना। तो डोबेरिनर कर क्या रहा है, तो डोबेरिनर ने समान गुणों वाले तत्वों को 3-3 के समूह में बांटा, क्लियर है ना। अब उसका कहना है कि प्रथम और तृतीय, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के तत्वों के परमाणु भार का औसत मध्य तत्व के औसत के, मध्य तत्व के परमाणु भार के क्या है, बराबर है। इन 3 तत्वों के समूह को हम ट्रायड बोलते हैं, त्रिक बोलते हैं, और गुणों में समानता है। और उसने कुछ एग्जाम्पल दिए, वो सेट हो गए भाई। आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सेट हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी सेट हो गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये भी सेट हो गया, है ना। और एग्जाम्पल तो एक और ध्यान रखेंगे, इस पर भी सवाल बनता है कि फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, अगर मैं इस पे भी डोबेरिनर लगाऊं तो एप्लीकेबल हो जाता है। आयरन और निकल का एवरेज निकालो तो कोबाल्ट का मास आ जाता है भाई, 55-56 के आसपास वाले हैं तो एवरेज आ जाता है। तो ये डोबेरिनर ट्रायड है, इस पे अप्लाई हो जाता है, क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। तो डोबेरिनर समझ में आ गया। अब गड़बड़ क्या है, तो हम कहेंगे देखो आपने कहा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है समान है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायड बिल्कुल सही है, लेकिन फ्लोरीन को तो भूल गए। फ्लोरीन भी तो इन्हीं की फैमिली का है, इसके भी तो कैरेक्टर्स से मिलते हैं। तो आपने तो 3 है ना, आपने 3-3 दोस्तों के ग्रुप बनाओ, तो भाई कोई 4 बेस्ट फ्रेंड है तो आपने कहा नहीं 4 नहीं, हमें तो 3 का ही रखना है,
हमें तो दिल चाहता है वाली स्टोरी रखनी, हम तो 3 का ही रखेंगे, और तो चौथे को एंट्री नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नहीं, 4 को नहीं रखूंगा, 3 को रखूंगा। आप सेम आ रहा है कैरेक्टर तो छोड़ो, मेरे को नहीं मतलब। और जब मैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन पे लगाऊंगी, तो जब मैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन पे लगाती हूँ तो नहीं लगता है। फ्लोरीन का परमाणु भार 9 और किसका, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन का 80, तो 80 और 9 लगभग 90 मान लो, और एवरेज निकालो तो 45 आता है, पर क्लोरीन का तो 35.5 है ना, तो सेट भी नहीं होता है। सिमिलरली कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कैल्शियम के ऊपर क्या आता है, मैग्नीशियम, तो अगर मैं मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम का एवरेज निकालूंगी ना तो कैल्शियम का नहीं आएगा, मैग्नीशियम का चॉइस होता है। इधर कितना है, 88 है, तो 88 और 24 ऐड कर दो, है ना, कितना हो गया, लगभग 112 के आसपास होंगे, तो 112 का एवरेज निकालोगे तो 40 तोड़ना आएगा, नहीं आएगा, है ना, वो तो 55 के आसपास आएगा। तो मैं कहूँगी नहीं यार ये तो नहीं बैठ रहा है, अभी गड़बड़ है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि एक ही फैमिली के दूसरे मेंबर्स पे लगा दो, 3 पर तो ठीक है आपका लग रहा है, ऊपर वाला कोई ले लेते हैं, नीचे वाला कोई ले लेते हैं, तो मैच नहीं करता है। फिर आप 3 के कैरेक्टर ही सेम कह रहे हो, चौथे का सेम है, 5वें का सेम है, तो हम कह रहे हैं फिर मतलब नहीं है ना, फिर हम नहीं लगाएंगे, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये डोबेरिनर के ड्रॉबैक्स थे भाई, कमियां थी कि ये नियम केवल कुछ एलिमेंट्स पे ही लगता है, केवल कुछ ट्रायड ही हमें पता है, और कभी कभी समान समूह के तत्व इसका पालन नहीं करते, है ना, एक ही ग्रुप के, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पे तो लग गया, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन पे अगर मैं एवरेज निकालूं फ्लोरीन और ब्रोमीन का, तो वो क्लोरीन के एवरेज के बराबर नहीं आता है, तो फिर नहीं लगेगा भाई, छोड़ो। 3 बोल रहा है तो भाई 3 पे लगेगा और नहीं लगेगा। क्लियर है डोबेरिनर, समझ में आ गया। तो प्रॉब्लम तो शुरू से ही हर कोई अपना दिमाग लगा रहा है, फिर सेट नहीं हो रहा है, फिर नया आ रहा है, फिर सेट नहीं हो रहा है, फिर नया आ रहा है, लेकिन सही है ना, रिसर्च सही दिशा में तभी जाएगी जब पहले आप गलतियां करोगे और वो सामने आ जाएंगी। देखो भाई मैं इस रास्ते गया और ये रास्ता आगे जाके बंद हो गया, है ना, तो हम कहेंगे अच्छा इधर तो हमें जाना ही नहीं है, चलो, है ना, ये भी रिसर्च है कि आपको यहाँ जाना नहीं है, मतलब आपको 10 रास्ते थे तो एक तो आपको पता चल गया अच्छा ये तो नहीं जाना, अब 9 ही है, प्रेडिक्शन या प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, जीतने के चांसेस बढ़ गए, तो गई ओके। फिर दूसरा है वगैरह, अच्छा यहाँ जा रहा हूँ पर ये भी सेट नहीं हो रहा, कुछ एलिमेंट पे सेट हो रहा है, तो गई अच्छा चलो भाई 10 चीज़ें थी मेरे पास बांटने के लिए, तो 2 तो फ्लॉप हो गई, तो मुझे 10 में से 2 रास्ते पे तो नहीं जाना है, 8 जीतने की संभावना और बढ़ गई। तो इन्होंने सोचा हाँ ये तो बेकार है, बेकार नहीं है, इन्होंने ही आपको टेबल की तरफ गति दी है कि आप उस दिशा में तब जा पा रहे हो जब आपको पता है कि बाकी दिशाएं गलत चल रही, तभी आप सही डायरेक्शन में जा पा रहे हैं। आई बात समझ में। तो प्राउड समझ में आ गया, सारे एलिमेंट किससे बने, सभी तत्व किससे बने, हाइड्रोजन से। किसी भी तत्व का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का n गुना है, तो इसके हिसाब से परमाणु भार आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या आगे कंटिन्यू एन टाइम। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई, जब दशमलव में आया। किसका दशमलव में है, क्लोरीन कितना है 35.5, फिर कॉपर कितना है 63.5, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलके नहीं बना है, ये तो मत बोलो, ठीक है। फिर डोबेरिनर समझ में आ गया, 3 का ग्रुप है, क्या बोल देंगे, ट्रायड। ट्रायड में औसत परमाणु भार किससे मैच करेगा, बीच वाले से, है ना, और मैच कर गया तो उनके कैरेक्टर सेम है, ठीक है, क्या टेंशन है। अब और दिमाग लगाया न्यूलैंड, है ना, न्यूलैंड बढ़िया साइंटिस्ट है अपना, म्यूजिशियन मान लो, 1865 63 तत्व है इसके पास, ठीक है। तो सन 1865 में न्यूलैंड मान के चल रहा है कि आप ऐसे करो, ऐसे मत जमाओ 3 के ग्रुप में, आप तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, आप तत्वों को परमाणु भार के एक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। और आप देखो जैसे म्यूजिक में 7 नोट होते हैं, संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नी और वापस सा, सा रे ग म प ध नी और सा। तो पहला और 8वां सुर क्या होता है, समान होता है। जिस प्रकार संगीत में 7 स्वर होते हैं, एज देयर आर 7 नोट्स इन अ म्यूजिकल स्केल, और पहला और 8वां सुर क्या होता है, समान होता है, उसी तरह से अगर मैं एलिमेंट्स को, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाऊं, वजन के हिसाब से जमाऊं, तो मुझे क्या लगेगा, हर पहला और 8वां मैच कर रहा है। यार संगीत की तरह हो गया ये, तो हर पहला और 8वां सेम आ रहा है, तो इसको लिथियम के नीचे सोडियम मिल गया, सोडियम के नीचे इसको पोटेशियम मिल गया, तो खुश हो गया, ओहो लीना की, तो मैच हो गए, है ना। फिर बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम मिला और उसके नीचे इसको स्ट्रोंशियम मिला, तो बेटा मांगे कार, सॉरी कैल्शियम मिला तो बेटा मांगे कार, फिर खुश हो गया, वाह वाह भाई 3 और मैच हो गए। फिर बैंगन आलू गाजर, तो बैंगन और आलू तो सेट हो ही गया था, है ना। तो
हमने कहा बढ़िया, क्या दिक्कत है यार, म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, बिल्कुल पहला 8वां सेम होता है, बिल्कुल तत्वों को जमाओ। कैसे जमाएं? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाएंगे तो पहला और 8वां तत्व गुणों में समानता दर्शाएगा। तो एक आइडिया तो मिला कि हाँ ऐसे जमाओ, आइडिया तो मिला आपको, है ना। देखो पहले छोटी सी शॉप खुलती है ना, शॉप नहीं बोलते उसको, क्या बोलते भाई, पेड़ के नीचे छोटी सी दुकान लगा दी, है ना, कैबिन लगा दिया, फिर दुकान बनी, फिर बड़ी दुकान बनी, फिर और बड़ी दुकान बनी, फिर मॉल बन गया, फिर शॉपिंग मॉल बन गया, बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया। तो शुरुआत तो पेड़ के नीचे जो आपने छोटी सी कैबिन लगाई थी उससे हुई ना, है ना। तो फिर अब आप बड़े मॉल में चले गए। तो कॉन्सेप्ट तो यह है ना कि हाँ पेड़ की छाँव में कस्टमर गुड फील करता है कि हाँ मैं बैठूंगा, ठंडी ठंडी हवा आएगी और मैं सामान खरीदूंगा, या मैं दाढ़ी बनवा लूंगा, बाल कटवा लूंगा, ओके, है ना। उससे फिर आया कि अच्छा थोड़ा कस्टमर को और सर्विस अच्छी दो, और सर्विस अच्छी दो, और सर्विस अच्छी दो। तो सेम वही चीज़ है, छोटा सा क्लासिफिकेशन दे रहा है, थोड़ा आइडिया मिल रहा है, अब मैं और कैसे सही करूँ। फिर कोई और आएगा कि हाँ थोड़ा ऐसे कर लो, फिर थोड़ी गड़बड़ आएगी तो होंगे कि अच्छा इसको और बढ़िया कैसे करें। तो ये छोटी छोटी रिसर्च है, क्लियर। तो अब देखते हैं न्यूलैंड क्या कहता है। देखो पहले ही ध्यान रखना, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब ये क्या कह रहा है, जिस प्रकार संगीत में 7 स्वर होते हैं तथा प्रत्येक 8वां स्वर पहले के समान होता है, उसी प्रकार अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के साथ गुणों में समानता दर्शाता है। क्लियर। अब चेक भी कर लेते हैं, देखो तो हम थोड़ा सेट कर लेते हैं म्यूजिकल स्केल। तो वैसे तो ना आपने अपने होते हैं सारे ग म प ध नि सा, कोई भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी भाषा में चले जाओ, म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं, है ना, जैसे डो रे मी ला पा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम अपने ही लिख लेते हैं भाई। हम क्या लिख देते हैं, सा रे गा मा पा धा नी और सा। अब ऐसा क्या, सिमिलरली एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, लिथियम से शुरू करो तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब तुम कहोगे नियोन तो रख लो, और नियोन यहाँ रखोगे तो कहाँ सेट हुआ। तो मैं नियोन क्यों रखूँ, यहाँ तक 1865 की बात चल रही है। इस टाइम इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, खोज ही नहीं हुई उत्कृष्ट गैस की, उसको पता ही नहीं कि भाई नियोन भी कुछ होता है, तो उसको पता नहीं, तो उसकी गलती नहीं, उसने कहा नियोन ऐसे तो कोई चीज़ है ही नहीं, है ना। इसके आगे तो उसको सोडियम मिल गया वेट के हिसाब से, तो सोडियम रख लिया उसने। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब अगले बंदे को पता ही नहीं कि भाई आर्गन नाम की भी कोई चीज़ है, तो तुम क्यों बीच में परेशान हो रहे हो। नहीं आर्गन छोड़ो, पोटेशियम है अगला, तो हम कहेंगे हाँ इसके हिसाब से तो अगला पोटेशियम है और उसके हिसाब से अगला कैल्शियम है। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर। तो हम कहेंगे हाँ यार ये मैच तो कर रहे, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, अब ये स्कैंडियम टाइटेनियम रखेगा थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन स्कैंडियम भी चलो उस टाइम था नहीं, तो चलो स्कैंडियम नहीं मान लो, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना। तो मेंडलीव ने भी तो यही गलती करी थी, यही सेट करा था। तो ठीक है, कैल्शियम तक मान लेते हैं भाई वैलिड है, वो भी कुछ नहीं, चलो लाइटर एलिमेंट्स पे हम वैलिड मान लेंगे, कुछ कुछ डी ब्लॉक के जमाएगा तो मैच भी हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर नियोन खोज हो गई तो मैं नियोन यहाँ रखूंगी, सब राइट पे शिफ्ट हो जाएंगे और सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि नियोन आएगा तो लिथियम, नियोन ये क्या कर रहे हो, लिथियम हाईली रिएक्टिव, नियोन लीस्ट रिएक्टिव, मैच ही नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा। तो बस ये यहीं तक सेट हो रहा है, हल्के तत्वों पर ही लागू हो रहा है, और उत्कृष्ट गैस की डिस्कवरी की बात तो भूल जाओ। तो आपसे पूछेगा कि भाई डोबेरी क्या था इसका, न्यूलैंड है ना, न्यूलैंड अष्टक नियम की कमियां क्या रहेगी, है ना भाई, ड्रॉबैक्स क्या रह गए। तो बच्चे पहला तो ये कैल्शियम तक यहाँ पर बताना है हल्के तत्वों पर ही अप्लाई होता है, और सेकेंड प्रॉब्लम क्या है तो आप बताएंगे अक्रिय गैसों की खोज के साथ, जैसे जैसे इनर्ट गैसेस खोज हुई, है ना, अक्रिय गैसों की खोज के पश्चात अक्रिय गैसों की खोज के पश्चात यह वर्गीकरण तो हम कहेंगे इसके बाद तो ये लागू नहीं होगा, है ना, तो लागू नहीं हो पाया।
ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस इट इज फाउंड टू बी रॉन्ग, है ना, तो हम कहेंगे नहीं भैया अब इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इनर्ट गैस लगते ही गड़बड़ हो जाती है। तो क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्राउड समझ में आ गया, डोबेर इनर समझ में आ गया, न्यूलैंड भी समझ में आ गया। बढ़िया है, क्लासिफिकेशन तो मजेदार है, कोई टेंशन नहीं, एक बार पढ़ने लायक तो है। अब थोड़ा ढंग का क्लासिफिकेशन है, और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है लोथर मेयर वर्गीकरण या लोथर मेयर वक्र, लोथर मेयर कर्व, है ना। ये कह रहा है ग्राफ खींच लो, ग्राफ तो खींच ले, किस किस के बीच में ग्राफ खींचे, तो ये कह रहा है परमाणु भार और परमाणु आयतन, इनके बीच में ग्राफ खींच लो, ठीक है। और ग्राफ में आपको जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मिल रही है, एलिमेंट्स की पोजीशन मिल रही है, अगर वो सेम पोजीशन पे आ रहे तो उनके कैरेक्टर सेम है। मतलब तो होंगे कि देखो उस टाइम जो एलिमेंट्स उनके परमाणु भार तो हमें बता दें, है ना, कि भाई लिथियम का परमाणु भार 7 चल रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, तो ये कह रहा है सबके परमाणु भार आपको पता है, आयतन डेंसिटी भी पता कर ही सकते हैं। कोई भी अगर मैं तुम्हें सोडियम पीस दे दूं तो घनत्व तो पता ही सकते हो ना, कि इतनी जगह ले रहा है इतने वजन पे, या इतनी जगह ले रहा है और वजन इतना आ रहा है, तो डेंसिटी। तो अगर तुम्हारे पास घनत्व आ गया, बाहर आ गया, तो आयतन भी निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ ही तो खींच रहा है। तो डोबेर इनर के हिसाब से क्या करना है आपको, आप एक कर्व प्लॉट कर लो, ठीक है भाई। हम क्या करते हैं, एक कर्व, हम एक ग्राफ खींच लेते। किसके बीच में ग्राफ खींचे, तो हम कहेंगे डोबेर इनर क्या कह रहा है कि हम एक ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। आपको कर्व प्लॉट करना है, आपको ग्राफ खींचना है, किस किसके बीच में, तो हम कहेंगे परमाणु भार, यहाँ रख लो, जैसे जैसे भार बढ़ रहा है वैसे वैसे एलिमेंट सेट करो। परमाणु भार और तो परमाणु आयतन के बीच में, ठीक है। तो परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में आप ग्राफ खींच लो, और ग्राफ में जिन जिन तत्वों की पोजीशन समान आती है उनके कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखो, तो हम कहेंगे देखो ये ग्राफ जो है ना, इसको ऐसा मिल रहा है, ठीक है, लमसम है ना, ये मैंने थोड़ा चौड़ा बनाया है ग्राफ इसका, यूं ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई देखो ग्राफ इससे कुछ आया, और इस ग्राफ में आप देखो, आपको ग्राफ में ये पीक पोजीशन दिख रही है ना, शीर्ष, यहाँ आपको लिथियम मिल रहा है, यहाँ आपको सोडियम मिल रहा है, यहाँ आपको पोटेशियम मिल रहा है, यहाँ रुबीडियम, यहाँ सीजियम, ठीक है। तो ढंग का क्लासिफिकेशन ले रहे है ना, कि आपने इतने सारे एलिमेंट थे, सबके बाहर लिख लिए, सबका आयतन लिख लिया और ग्राफ बना दिया। और ग्राफ में आप कह रहे हो कि देखो ग्राफ में टॉप पॉइंट पे, शीर्ष पे, वक्र में अगर मैं तत्वों की स्थिति देखूं, मान लो आपसे ये सवाल पूछ ले कि भाई लोथर मेयर कर्व में पोजीशन बताओ, वक्र में तत्वों की स्थिति बताओ, ठीक है। तो हम कहेंगे बोलो भाई कौन से एलिमेंट्स की पोजीशन बताएं, वक्र में तत्वों की स्थिति। तो अगर मैं पूछूं कि भाई लोथर मेयर कर्व में शीर्ष पे कौन मिला, तो हम कहेंगे देखो शीर्ष पे तो उसको मिला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, है ना, ग्रुप 1, हालिना की रब से फरियाद। तो हम कहेंगे तो जाने पहचाने लग रहे, आज भी फैमिली में एक ही साथ ही रखे हुए हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। इनको हम बोलते हैं क्षार धातु, है ना भाई, इनको हम बोलते हैं क्षार धातु, एल्केली मेटल। तो वक्र में शीर्ष पे कौन से तत्व प्राप्त हुए, तो हम कहेंगे एल्केली मेटल, क्षार धातु। कौन कौन से, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। फिर ये कह रहा है अच्छा पीक पोजीशंस तो रुक गई, अब देखो उतरते हुए क्रम में, तो देखो लिथियम के नीचे बेरिलियम आएगा, है ना, इधर इसको मैग्नीशियम मिला, इधर इसको कैल्शियम मिला, इधर इसको स्ट्रोंशियम मिला, और इधर इसको बेरियम मिला। तो ये कह रहा है उतरता हुआ क्रम, है ना, उतरता हुआ क्रम होता है अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में। तो लोथर मेयर वक्र में अवरोही क्रम में कौन से धातु मिले इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में क्या मिला, तो मैं कहूँगी अच्छा भाई डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमें मिला बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है।
अवरोही क्रम में मिला बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, बढ़िया। असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ते हुए क्रम में कौन मिला? तो देखो यहाँ इसको मिला फ्लोरीन, ऊपर चढ़ रहा है ना, फ्लोरीन के बाद नियॉन तो थी नहीं तो सोडियम आ गया, क्लोरीन, आर्गन थी नहीं पोटेशियम आ गया, ब्रोमीन, है ना। तो यहाँ पे क्या था? आर्गन नहीं थी, यहाँ क्रिप्टन नहीं थी, है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ इसको आयोडीन मिल गया, जिनन है नहीं। तो हाँ भाई ओके भाई, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, चढ़ते क्रम में कौन मिल रहा है? तो हम कहेंगे आरोही क्रम में हमें मिल रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी हमें मिल रहा है हैलोजेंस। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा लोथर मेयर वक्र में तत्वों की स्थिति, तो शीर्ष पे तो मिले क्षार धातु, अवरोही क्रम में मिले क्षार मृदा धातु, एल्केली, अर्थ मेटल। अब क्यों कहते हैं क्षार मृदा धातु, आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्षार की प्रकृति है, मृदा से क्या लेना देना है ये। आरोही क्रम में, चढ़ते हुए क्रम में कौन मिले? तो हम कहेंगे हैलोजेंस। बढ़िया, चलो ये भी कोई बात नहीं। फिर ये कह रहा है कि हाँ थोड़े बहुत ही तो है, कौन सा बड़ा काम है, इतना तो बहुत सारे लोगों ने अरेंज कर लिया है ना। इसके पहले ही था, कौन सा था इससे पहले, आपका न्यूलैंड वाला, उसने भी कर लिया। 20 तक तो उसके बिल्कुल सटीक बैठ गए थे, उसके बाद में भी ठीक ठाक बैठ ही गए थे, है ना। तो हम कहेंगे नहीं, देखो ये तो काफ़ी हो गए, 3 तो ये ग्रुप सेट हो गए। अब ये जो प्लेनर सरफेस है ना बेटा, ये समतल सतह, यहाँ इसको मिल रहा है कौन? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यहाँ मिल रहा है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम और वही लैंथेनम वगैरह, यहाँ सेट हुआ है। तो समतल सतह पे कौन सेट हुआ? तो हम कहेंगे इस वक्र में समतल सतह, प्लेनर सरफेस, तो वहां हमें मिले संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, प्लेनर सरफेस पे ट्रांजिशन एलिमेंट। अब मैंने स्कैंडियम लिखा है, उस टाइम स्कैंडियम नहीं था, बट स्कैंडियम नहीं लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा ये टाइटेनियम वेनेडियम कहाँ से है, इसलिए। तो ठीक है, जो नहीं था वो नहीं था, बाकी जो था वो तो उसको मिल गया इस तरह से। तो लोथर मेयर वक्र समझाओ तो समझा सकते हो। किया गया उसने, तो उसने ग्राफ खींचा, किसके बीच में? परमाणु भार, परमाणु आयतन। और कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्राफ में जिनकी पोजीशन सेम है उनके कैरेक्टर, उनके गुण भी क्या है? समान है। तो आप देखो कि भाई ग्राफ में जो जो पोजीशन सेम ले रहे हैं, टॉप पे कौन आ रहा है? क्षार धातु, उतरते हुए क्रम में कौन आ रहा है? क्षार मृदा धातु, चढ़ते हुए क्रम में कौन आ रहा है? हैलोजन, प्लेनर सरफेस पे कौन आ रहा है? संक्रमण तत्व, है ना। तो हमने एक चीज सीखी है, और ये सीखी है कि हमें एक क्राइटेरिया लेना है। आप कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, इसके हिसाब से एलिमेंट्स को जमाओ, और आपको सेम प्रॉपर्टी वाले, सेम कैरेक्टर वाले, समान गुणों वाले तत्व जो है वो थोड़ी देर में रिपीट होने लग जाएंगे। तो एक चीज तो हमें मिल गई ना, इस चीज को हम कह रहे हैं आवर्तिता, एक कॉन्सेप्ट मिल गया, पीरियोडिसिटी। हालांकि ये भी क्लासिफिकेशन ज़्यादा चला नहीं, इसके बाद मेंडलीव क्लासिफिकेशन है ना। तो ये सारे आइडिया है कि भाई आप ऐसे करके जमा लो, ऐसे करके जमा लो, ऐसे करके जमा लो, तो ये तो हमारे आइडिया है। अब मैं आपको ऐसे जमा लाऊंगा नहीं, मैं ऐसे ही, मैं ऐसे जमाऊंगा। तो मैंने आपको एक आइडिया तो दिया कि भाई जमाओ, अब कैसे भी जमाओ, चलो तुम्हारा दिमाग है ना। फिर तुम जैसे अरेंज कर रहे हो, कोई और अपने तरीके से अरेंज करेगा। तो अलग अलग साइंटिस्ट से सबका अपना अपना ब्रेन यूज करके और कॉन्सेप्ट बनाया। सबसे बेस्ट टेबल जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। लेकिन क्या डायरेक्ट उसके दिमाग में आ गया कि मैं टेबल बना लेता हूँ? उसको एक लॉजिक मिला कि कोई एक पॉइंट पकड़ के उसके हिसाब से तत्वों को जमाओ, गलत सलती जमाओ पर जमाओ। तो भाई आप जो गलतियां कर चुके हो वो तो उसने नहीं करी, और उसने नया दिमाग लगाया। लेकिन अगर ये गलतियां हुई नहीं होती तो सीधा दिमाग लग जाता क्या? पॉसिबल नहीं था। तो समझना, इनकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की है। तो आपको लगे नहीं मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीधा आधुनिक आवर्त सारणी से पढ़ लेता हूँ, या मेंडलीव से सवाल आते हैं वो पढ़ लेता हूँ, तो नहीं। मतलब उसकी चीज़ की ब्यूटी खत्म हो जाती है। आपको पता ही नहीं कि मेंडलीव को डायरेक्ट क्या सपना आ गया कि ऐसे टेबल बनाओ, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, रिसर्च में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई है, तब उसको ये आइडिया मिला। तो उसकी इंपॉर्टेंस तब समझ पाओगे जब ये फ्लॉप सिस्टम पढ़ पाओगे, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल क्लास से। मतलब आपको एक आइडिया मिल गया कि आवर्त सारणी बनाने की जरूरत पड़ी क्यों है ना। क्यों बनाऊं मैं, क्यों व्यवस्थित करूं तत्वों को, जरूरत क्या है? तो जरूरत तो है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।